नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मेरा नाम साहिल कैरो है और इस कोर्स की इस दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने इस कोर्स के संबंध में बातचीत की थी कि इस कोर्स का क्या मतलब है, इसमें हमने किन किन प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को शामिल किया है, कैसे हम इसमें कक्षाएं करेंगे, कैसे इसे समझेंगे। फिर हमने आपके कोर्स की पहली इकाई पर अपनी बातचीत शुरू की थी, जो कि हिंदी भाषा और उसका विकास है। उसके पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी और ये देखा था कि 2018 से लेकर 2024 तक लगभग 18 प्रश्न पत्र है। उन सब में जितने भी प्रश्न इस इकाई से पूछे गए हैं उसका अनुपात क्या है और कुल कितने प्रश्न औसतन रहे हैं। फिर हमने कुछ प्रश्नों पर अपनी बातचीत शुरू कर दी थी कि जो भाषा की अवधारणा से पूछे गए थे और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछे गए थे। आज की जो कक्षा है उसमें हम पिछली कक्षा में जो प्रश्न हमने किए थे उनके आगे से ही अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछली कक्षा में हमने इस संबंध में तो बात कर ली थी कि कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ या हिंदी का इतिहास क्या रहा। कि पहले वैदिक संस्कृत थी जिसको प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये एक सामान्य मत है जो इस संबंध में प्रचलित है। एक दूसरा मत कामता प्रसाद गुरु का है जो मानते हैं कि पहले प्राचीन संस्कृत थी, फिर समानांतर रूप से दो भाषाएं आती हैं, पहली प्राकृत और लौकिक संस्कृत। फिर दूसरी प्राकृत यानी पाली आती है, जबकि ज्यादातर विद्वान दूसरी प्राकृत प्राकृत को कहते हैं, पहली प्राकृत पाली को कहते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ऐसा नहीं मानते। ये चर्चा भी पिछली कक्षा में हुई थी। फिर वो प्राकृत के 3 भेदों की बात करते हैं, उनसे जो अपभ्रंश के 2 भेद निकले उनकी बात करते हैं। फिर उससे पश्चिमी और पूर्वी हिंदी निकली और उनसे वर्तमान हिंदी का स्वरूप निर्मित हुआ। तो ये उनका विकास सोपान है। इस संबंध में भी हमने बात की थी पिछली कक्षा में। आर्य भाषाओं के संबंध में बात की थी कि आर्य भाषा किसे कहेंगे। भाषा परिवार के संबंध में बात की थी कि भाषा परिवार किसे कहेंगे। भारत में कुल 4 भाषा परिवार है, उनके संबंध में बात की थी, उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं ये बात की थी। अब आज की कक्षा में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो भाषा परिवार हम लोगों ने निर्धारित किए थे उसमें एक भाषा परिवार था भारोपीय, जिसके अंतर्गत हिंदी या कुछ ऐसी भाषाएं और आती हैं जो भारत में या ईरान में यानी भारत के आसपास के क्षेत्रों में और यूरोप में बोली जाती हैं। तो वो जो भाषाएं हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इनके नाम क्या क्या हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि आर्य भाषा भी हम उसी भाषा परिवार की भाषाओं को कहते हैं। उस संबंध में 2 मत हैं, उनकी भी चर्चा हमने की थी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो अपभ्रंश के किस किस रूप से निकली हैं। अपभ्रंश के कुल 6 या 7 भेद माने गए। छह या 7 भेदों की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि क्योंकि भोलानाथ तिवारी की 2 पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, मतलब इस बात के संदर्भ में 2 पुस्तकों का जिक्र हो सकता है क्योंकि 2 पुस्तकों में इन्होंने इस संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। एक भाषा विज्ञान, दूसरी हिंदी भाषा। अब एक पुस्तक में तो उन्होंने अपभ्रंश के 6 भेदों की चर्चा की है, दूसरी पुस्तक में 7 भेदों की चर्चा की है, इसलिए मैं 6 या 7 कह दे रहा हूं। चिंता मत कीजिए, आप लोगों से ऐसे नहीं पूछेंगे कितने भेद हैं, 6 7 8 9, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से भेद हैं, तो हम सातों का जिक्र कर लेंगे ताकि अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमें समस्या ना हो।
शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, और महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है जी, तो ये 6 भेद हैं। पेशाची को 2 हिस्सों में भी कई बार तोड़ दिया जाता है या 2 अलग अलग रूप मान लेते हैं, एक के कई, दूसरा टक। के और टक। ठीक है जी, तो इस तरह ये 7 भेद हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये पहले प्राकृत के भेद माने जाते थे, मुख्यतः 5 माने जाते थे। पेशाची ब्राचड़ को एक में ही शामिल कर लेते थे और शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। ठीक है जी, तो इस तरह 5 भेद ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माने थे और मुख्यतः यही माने जाते थे कि प्राकृत के ये 5 अलग अलग रूप मिलते हैं। फिर इन्हीं 5 रूपों से आगे 5 तरह की अपभ्रंश का विकास हुआ, जिसे 6-7 कर लिया गया। पेशाची ब्राचड़ को अलग अलग, फिर पेशाची को भी केकय और टक। ठीक है जी, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है या हिंदी की कौन सी उपभाषा निकली है। तो हम इस पर बात करें, इससे पहले हमें उपभाषा के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। ठीक है जी, तो किसी भी भाषा के कई सारे रूप प्रचलित होते हैं। जो भाषा के देशज रूप होते हैं, मतलब जिनका रूप गांव देहात में या स्थानीय स्तर पर जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे रूपों को बोली कहा जाता है। तो किसी भी भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, यानी जो उसके मानक रूप से थोड़ा सा अलग हो। मानक रूप यानी उसके विविध रूपों में से एक स्वीकृत रूप, जिसे उसका शुद्ध रूप माना जाता है, उसे मानक रूप कहते हैं। ठीक है जी, तो उसके मानक रूप से जो थोड़ा अलग हो, जो कि ज्यादा अनौपचारिक हो, जिसका प्रयोग घर के भीतर जरूर किया जाता हो और जो कि लोक की भाषा हो, तो उसे हम बोली कह देते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ और भी ऐसे मानक विद्वानों ने बना रखे हैं, जिसका कोई व्याकरण ना हो, जिसकी अपनी कोई लिपि ना हो, जिसमें लोक साहित्य की परंपरा मिलती हो, जिसका प्रयोग अक्सर लोग अपनी अनौपचारिक बातों में, अपने खुशी के, अपने गम के अवसरों पर करते हों। ये तमाम, हालांकि इन सब के अपवाद हैं अलग अलग संदर्भों में, लेकिन यही कुछ चीजें कही जाती हैं बोली के संदर्भ में। और परिभाषा के तौर पर कह देते हैं किसी भाषा का प्रचलित स्थानीय रूप बोली कहलाता है। तो ये भाषा का ही एक रूप होता है, बस ये थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि हर स्थान के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए किसी भी भाषा के कई सारे रूप बन जाते हैं जिन्हें बोलियां कहा जाता है। तो हर भाषा की कई सारी बोलियां होती हैं, हिंदी भाषा की भी कई सारी बोलियां हैं। ठीक है जी, अब ये जो बोलियां होती हैं, इन बोलियों में भी ये देखा जाता है कि कुछ बोलियां तो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, वहीं कुछ बोलियां एक दूसरे से थोड़ी अलग होंगी।
तो समानता और असमानता के आधार पर, यानी जिनमें समानता है उनको एक साथ रख देंगे, जिनसे वो अलग हैं उनको उनसे अलग कर देंगे। इस आधार पर उन बोलियों के भी कुछ समूह बना दिए जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जिन्हें उपभाषा कहा जाता है। ठीक है जी। तो यानी भाषा एक बड़ी संरचना है, जिसके बाद उपभाषा आती है और उपभाषा के बाद बोली आती है। तो ये 3 संरचनाएं हो गई। तो उपभाषा का वैसे प्रयोग नहीं करते, हालांकि कुछ जगह मैंने देखा कि उपभाषा विभाषा के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन सामान्यतः उपभाषा हम बोलियों के समूह को कहते हैं। ठीक है जी। तो भाषा के 2 रूप होते हैं ना, वाचिक और लिखित। तो भाषा बोली भी जाती है और भाषा लिखी भी जाती है, भाषा की अपनी लिपि भी होती है। उपभाषा ना तो बोली जाती ना लिखी जाती, बोली केवल बोली जाती है, वो लिखी नहीं जाती। अगर उसे लिखना होता है तो हम उसे वो जिस भाषा की बोली है उस भाषा की लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है जी। जैसे आप किसी राज्य से संबंध रखते हैं और आप किसी जिले से संबंध रखते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जो किसी दूर के राज्य का होगा तो आप अपने राज्य का नाम बताएंगे। अगर आपके राज्य का ही व्यक्ति पूछ रहा है तो आप अपने जिले का नाम बताएंगे। ठीक है जी। लेकिन आप कभी अपने मंडल का नाम नहीं बताते। मंडल क्या होता है? कुछ जिलों का समूह, 4-5 जिलों को मिलाकर एक मंडल कह दिया जाता है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि असल में मंडल में हम रहते नहीं है। मंडल एक अलग इकाई है जो प्रशासनिक इकाई है, जो कि प्रशासन सुचारू रूप से चले इसलिए बना लिया जाता है। वरना गांव या शहर है, फिर उनका समूह जिला है, फिर राज्य है, फिर देश है, ये इकाइयां हैं। लेकिन उनके बीच में प्रशासन सुचारू रूप से चले इसलिए एक इकाई और बना लेते हैं, मंडल। तो वैसे ही बोली है जिसका व्यवहार होता है, या भाषा है। लेकिन अब किसी भी भाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए भाषाविद एक और इकाई की संकल्पना करते हैं जिसे उपभाषा कह देते हैं, जो कि बोलियों का समूह होती है। तो असल में हम उपभाषा का प्रयोग नहीं करते, न बोलने में न लिखने में, लेकिन वो भी एक इकाई है। ठीक है जी। तो जिसे हम हिंदी कहते हैं, असल में हिंदी 18 बोलियों के एक समूह का नाम है। हिंदी का मतलब है 18 बोलियां। इन 18 बोलियों को 5 वर्गों में बांटा जाता है, जिन्हें हिंदी की उपभाषाएं कहा जाता है। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और 5वां है राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी की ये 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है जी, इन्हें उपभाषाएं कहा जाता है। फिर इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। इसे याद रखने का बड़ा सीधा सा तरीका है कि आप भारत के मानचित्र को दिमाग में रखिए। जम्मू कश्मीर
की अपनी भाषाएं हैं, हिंदी का प्रयोग वहाँ लोग भले ही समझने के स्तर पर कर लेते हों या हिंदी को लोग समझते हों, लेकिन वैसे वो हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करते। जम्मू में अपनी डोगरी है, कश्मीर में कश्मीरी, लद्दाख में लद्दाखी, ठीक है जी। लेकिन हिमाचल में होता है, फिर उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, दिल्ली में होता है, बिहार में होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इन 8 राज्यों और एक अर्ध राज्य दिल्ली, जिसे भी हम राज्य कह ही सकते हैं, तो इन 9 राज्यों में हिंदी का प्रयोग होता है मुख्य भाषा के तौर पर, ठीक है जी। तो इसे हम हिंदी बेल्ट भी कहते हैं इन राज्यों को, जो प्रधानतः हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है जी। तो इन राज्यों को अगर आप कुछ हिस्सों में बांटे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन सी बोलियां किस वर्ग में आएंगी। अगर आप इधर से शुरू कर दे पश्चिम की तरफ से, तो पश्चिमी हिंदी, फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो वहां बिहारी हिंदी। जो पहाड़ी इलाका है मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, वहां पहाड़ी हिंदी। जो राजस्थान है और मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका आ जाएगा, वो राजस्थानी हिंदी। और मध्य प्रदेश और उसके मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और उसके ऊपर पश्चिमी मतलब ब्रज के हिस्से से आगे, और बिहार से इधर बीच का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मतलब जो थोड़ा पूर्व की ओर का वो, और उसके नीचे छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो वो हो जाती है आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है जी। तो भारत के मानचित्र को आप देखिए, उसके आधार पर आपको थोड़ी और स्पष्टता इस संदर्भ में मिलेगी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? एक तो इधर से जब हम शुरू करते हैं तो हरियाणा सबसे पहले आता है और दिल्ली, तो हरियाणवी, दिल्ली की खड़ी बोली, फिर दिल्ली से ही लगे हुए जो इलाके हैं, आगरा है, और आगरा से ऊपर मथुरा, वृंदावन, इन इलाकों में इटावा, इनमें ब्रज भाषा। फिर इनसे जो नीचे का इलाका है, जो कानपुर वगैरह, हरदोई, इसमें कन्नौजी, पीलीभीत। फिर इसके नीचे का इलाका इसी एक ही सीध में है, ये एकदम सीधे से ही है। नीचे जब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं तो ललितपुर है, झांसी है, बुंदेलखंड है, इनकी बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी जिसमें परमाल रासो की रचना हुई थी, ठीक है जी। तो ये हो गई 5, और इनके अलावा एक दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी क्या है? एक राजा हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आप लोगों ने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि जो कबीर खान, जो कि शाहरुख खान ने भूमिका निभाई है, तो कबीर खान एक कोच हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के उस फिल्म में, और वो भूमिका शाहरुख खान ने अदा की है। तो शाहरुख खान यानी कबीर खान बड़े सख्त किरदार में है, कि बड़े सख्त किस्म के कोच है। और टीम की जो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी होती है, शायद बिंदिया नायक, या नाम मुझे ध्यान नहीं, कुछ इसी तरह का नाम है। अब उसकी अपनी ठनक होती है एकदम, वो मतलब अपनी ठनक ठसक सबकी होती है ना भाई, हम सब अपने उसमें रहते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो उसका अपना मिजाज है, उसको लगता है कि वो बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने समय से खेल रही है, तो कोच उसको सम्मान दे। लेकिन कोच उसको बाकी खिलाड़ियों के समान ही उसके साथ भी व्यवहार करता है। अब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, उसे लगता है कि उसे कुछ विशेष सम्मान या विशेष निगाहों से देखा जाना चाहिए, लेकिन कोच ऐसा करता नहीं है। कैप्टन भी उसकी बजाय किसी और को बना देता है, जिससे उसके मन में बहुत खीज होती है, और वो कहती है कि ये उल्टे दिमाग का है, ये कुछ भी निर्णय कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, और इससे कुछ होगा नहीं,
तो उसका नाम तुगलक रख देती है। तो वही तुगलक जो संदर्भ उस फिल्म में आया था, वही राजा तुगलक जो दिल्ली के सम्राट थे। तो तुगलक ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय बड़े गलत सिद्ध हुए, लेकिन इतिहासकारों ने कहा कि वो फैसले तो बड़े भविष्यदर्शी थे, लेकिन वो वक्त से पहले ले लिए गए। तो तुगलक अगर बाद के वक्त में राजा हुए होते तो वो बड़े काबिल राजाओं में शुमार किए जाते, लेकिन वो वक्त से पहले ही हो गए। अपने वक्त से पहले उन्होंने ऐसे फैसले कर लिए जो कि गलत साबित हुए। तो उन्हीं फैसलों में से एक फैसला तुगलक ने ये भी किया कि वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे। उसके अपने कुछ ऐतिहासिक कारण थे कि दिल्ली थोड़ा, मतलब दिल्ली तो थी, माफ कीजिएगा, कि वो दिल्ली से अपनी राजधानी महाराष्ट्र में ले जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके उनके अपने कुछ कारण थे, क्योंकि दिल्ली थोड़ा ऊपर की ओर है, दिल्ली के बहुत नजदीक ही वो इलाका है जहां से विदेशी आक्रांता लगातार आक्रमण करते थे। तो दिल्ली तक विदेशी आक्रांताओं की पहुंच बहुत आसानी से हो सकती है, बहुत मुश्किल नहीं है दिल्ली तक पहुंचना उनके लिए, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये वो इलाका है देश का पश्चिमोत्तर की जो सीमा है जहां से ज्यादातर विदेशी आक्रांता आते थे, क्योंकि नीचे भारत समुद्र से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ ऊपर में पूर्वोत्तर की तरफ पूरा हिमालय था, लेकिन इधर की तरफ मैदान था और विदेशी आक्रांता वहीं से हमला करते थे। तो तुगलक को लगता था कि राजधानी को ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, जो कि सही बात भी है। तो इसलिए भी दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां तुगलक अपनी राजधानी को ले गए। कहते हैं पूरी राजधानी को ही उठा के ले गए थे। और भी कारण थे कि समुद्र भी नजदीक था पानी के हिसाब से, और थोड़ा केंद्र में भी थी, तो दक्षिण भारत में भी अपने शासन को मजबूत किया जा सके। तुगलक का मतलब बहुत ध्यान इस पर था कि शासन की सीमा को बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, विस्तार पर उनका बहुत ध्यान था। लेकिन बाद में फिर दोबारा उन्होंने राजधानी दिल्ली को ही बनाया और दोबारा वो आए। लेकिन मुख्य बात हमारे लिए ये है कि जब तुगलक दिल्ली से औरंगाबाद गए, जो पहले मतलब औरंगाबाद अभी जिला है, उन्होंने दौलताबाद उसे नाम दिया था, पहले उसका नाम देवगिरी था, उन्होंने बदलकर दौलताबाद किया। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि केवल मैं नहीं जाऊंगा, पूरी राजधानी जाएगी। तो दिल्ली के लोगों को भी उनके साथ ले जाया गया वहीं पर। तो जब वो लोग वहां गए तो वो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर गए। अब वहां की भाषा तो मराठी थी और आसपास की भाषाएं तो कन्नड़ और तेलुगु, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश का इलाका और नीचे की तरफ कर्नाटक का इलाका है। तो ये तो दक्षिण भारतीय भाषाएं थी या फिर मराठी आर्य भाषा में ही आती है, लेकिन वो भी दक्षिण की तरफ की एकदम भाषा है। ठीक है जी। तो अब वो अपने साथ खड़ी बोली लेकर गए थे और वहां की बोलियों का प्रभाव उनकी बोली पर पड़ना ही था, वहां की भाषाओं का प्रभाव, क्योंकि आप जहां रहते हो वहां और लोगों की क्या भाषाएं हैं, इसका प्रभाव आपकी भाषा पर पड़ता ही पड़ता है। तो इसका असर ये हुआ कि हिंदी का एक नया रूप बन गया, खड़ी बोली हिंदी का, जिसका मूल ढांचा तो खड़ी बोली का था, लेकिन जिसमें तेलुगु, कन्नड़, मराठी की भी शब्दावली ठीक ठाक थी। हालांकि मराठी में तो बहुत सी शब्दावली संस्कृत से ही आई, क्योंकि आर्य भाषाओं का विकास क्रम है, लेकिन तेलुगु और कन्नड़ की भी ठीक ठाक शब्दावली थी। और क्योंकि मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक थी उसमें, और मुस्लिम शासक बाद में भी वहां पर रहे, मुस्लिम शासक, तो इस वजह से ये भी हुआ कि फारसी की शब्दावली और फारसी का प्रभाव भी ठीक ठाक उस बोली पर पड़ा। तो वो एक मिश्रण सा बन गई, जिसका मूल ढांचा खड़ी बोली का था, जिसमें फारसी की शब्दावली भी बहुतायत में आई और शुरुआती रचनाकार भी मुस्लिम रहे, और जिसमें कन्नड़, तेलुगु इत्यादि की शब्दावली भी थी। तो उसे दक्षिणी हिंदी कहा गया। दक्षिणी क्यों? क्योंकि दक्षिण में वो विकसित हुई थी। ठीक है जी। तो ये 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर फिर इसे पश्चिमी हिंदी में क्यों रखते हैं? क्योंकि मूल ढांचा पश्चिमी हिंदी का है और ये गई भी पश्चिम
से ही थी, पश्चिमी हिंदी ही थी, इसलिए इसको भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में ही रखते हैं। अब आ जाइए बिहारी हिंदी पर। इसमें 3 बोलियां हैं। एक तो कौन से गाने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बिहार में? भोजपुरी गाने, मतलब बहुत बड़ा एक सिनेमा है भोजपुरी का, जो आजकल तो मतलब बहुत तेजी से उभर रहा है। ठीक ठाक सुपरस्टार पैदा हो रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में, और भोजपुरी गाने भी बहुत चलते हैं, तमाम इलाकों में चलते हैं। तो एक बोली तो भोजपुरी ही हो गई बिहारी हिंदी की। दूसरी, बिहार की राजधानी है पटना, पटना की क्या बोली है? मगही। या बिहार जिसे हम आज कहते हैं, पुराने समय में उसे मगध कहते थे, वो और उसके आसपास का भी इलाका, मगध साम्राज्य। तो मगध, मगधी वहां की भाषा को कहते थे, मगधी, मगही, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और तीसरी, बिहार का वो इलाका जिसका जिक्र मैलांचल में हुआ है, पूर्णिया, या जो तिरहुत का इलाका है, वो इलाका जो ऊपर नेपाल की ओर है और इधर बंगाल की ओर, क्योंकि बंगाल बिहार से ऐसा थोड़ा सा सटा हुआ है असम तक ना, बिल्कुल पतली सी पट्टी है बंगाल की जो असम तक जा रही है, बिहार के किनारे किनारे किनारे। ठीक है जी। तो वो जो इलाका है, उस इलाके को मिथिलांचल कहते हैं, मिथिला क्षेत्र, और वहां की बोली क्या है? मैथिली। हालांकि संविधान में मैथिली को अब एक भाषा का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन हिंदी के विद्वान आज भी मैथिली को हिंदी की ही हिंदी के ही एक अंग, हिंदी की एक बोली के रूप में देखते हैं। तो आपकी परीक्षा में मैथिली को हिंदी की एक बोली के रूप में रखा जा सकता है, इसलिए हम बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही एक बोली के रूप में ही मैथिली पर बात करेंगे। ठीक है जी। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर पश्चिमी हिंदी से पूर्व की ओर और बिहारी हिंदी तक, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। और ये दिशाओं के आधार पर है ना, क्योंकि भारत का जो मानचित्र है उसमें नीचे की ओर दक्षिण है, ऊपर की ओर उत्तर है, द से दक्षिण, द से दाया। जब भी आप दिशाएं देखते हैं तो हमेशा आपका दाया हाथ दक्षिण दिशा में कर दीजिए, द से दक्षिण, द से दाया, तो खुद ही आपका बायां हाथ उत्तर दिशा में हो जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर ये दक्षिण है तो ये उत्तर होगी, तो आपका दायां हाथ दक्षिण में, बायां उत्तर में, आपका चेहरा हमेशा सूर्य की ओर होना चाहिए। ये घर में बचपन से हमें सिखाया जाता है ना। तो सूर्य की ओर यानी पूर्व दिशा, और आपकी पीठ पश्चिम दिशा। ठीक है जी। तो कश्मीर वाला वो इलाका उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण भारत दक्षिण दिशा, इधर की तरफ पूर्व दिशा जो बंगाल है या आगे और राज्य हैं, और जो इधर गुजरात है ये पश्चिम दिशा। ठीक है जी। तो पूर्वी हिंदी उस हिसाब से इधर पश्चिम है, जो ब्रज का क्षेत्र है वहां तक, और ब्रज के क्षेत्र से उधर उसे पूर्वी हिंदी कह देते हैं। इसमें एक तो आता है अवधि का क्षेत्र, जिसको अवध कहते हैं, जिसमें अयोध्या फैजाबाद है, जिसमें गोंडा है, जिसमें मैनपुरी भी, संभवतः मैनपुरी का कुछ हिस्सा इसमें आएगा ना, लखीमपुर खीरी का भी कुछ हिस्सा अवधि, मतलब अवधि में आ जाता है लखीमपुर खीरी भी। एटा तो नहीं आएगा, एटा तो ब्रज में आ जाएगा। ऐसे जो जिले हैं उनके हिसाब से प्रतापगढ़ आएगा, इलाहाबाद आएगा अवधि क्षेत्र में, और इनके अलावा सुल्तानपुर का भी बड़ा हिस्सा अवधि क्षेत्र में ही आ जाता है। ठीक है जी। तो अवधि, और फिर जब आप नीचे की ओर आते हैं, ठीक इस हिस्से के नीचे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां की छत्तीसगढ़ी, और बीच में बघेली का क्षेत्र। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों पूर्वी हिंदी में आती हैं। अब है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में एक तो हो गई पश्चिमी पहाड़ी,
दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी, तीसरी हो गई, इसको हम उत्तरी पहाड़ी कहें या पूर्वी पहाड़ी कहें, तो पूर्वी कहना चाहिए ना। एक बार ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा ना कि पूर्वी पहाड़ी कहते हैं या उत्तरी पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि वैसे पूर्व ही होगा, इधर पश्चिम इधर पूर्व, ठीक है जी। और वैसे उत्तरी भी कह सकते हैं क्योंकि भारत के हिसाब से उत्तर हो जाता है। खैर ये आती नहीं, इसमें नेपाली होती है, ठीक है जी, तो वो हमारी चर्चा का विषय है भी नहीं। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, नेपाली या गुरखाली, गुरखाली गुरखली नेपाली को कहते हैं, ठीक है जी। तो इसे अलग ही भाषा मान लेते हैं, तो इसकी गणना हम करते नहीं है हिंदी के भीतर, लेकिन फिर भी हमें हल्की सी जानकारी होनी चाहिए कि इस वर्ग में हम ऐसे रख लेते हैं। मध्यवर्ती, मध्य का हिस्सा क्या है? उत्तराखंड। पश्चिम में मतलब इधर पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर इसके इधर नेपाल। तो एक पट्टी है ना ये ऐसे, पश्चिम, बीच में और फिर पूर्व में। तो पूर्व में नेपाल आ गया, बीच में उत्तराखंड, उत्तराखंड में दो क्षेत्र है, एक कुमाऊनी दूसरा गढ़वाल। तो कुमाऊनी कई जगह यूनी भी लिखा जाता है और गढ़वाली, तो उनकी बोलियों को कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। और पश्चिमी पहाड़ी यानी हिमाचल प्रदेश की बोलियों का समूह, हिमाचल प्रदेश में जो हिंदी के रूप मिलते हैं वो, ठीक है जी। तो इनमें हम मुख्यतः दो बोलियों की गणना करते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली की। फिर है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की मुख्यतः चार बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी या ढूंढानी, ठीक है जी। तो दिशाओं के हिसाब से अगर बात करें तो जो पश्चिम की ओर का राजस्थान है वो मारवाड़ी इलाका है, जो उत्तर की ओर का राजस्थान है वो मेवात का इलाका, मेवाती। जो दक्षिण की ओर का वो मालवी, और जो पूर्व की ओर का राजस्थान है वो जयपुरी। तो पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। इससे ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी सभ्यता पूंजीवाद पर आधारित सभ्यता है, पूंजी और उद्योग इनको बहुत महत्व दिया जाता था पश्चिम में, उनकी संस्कृति का विकास ही ऐसे हुआ। या उनके यहाँ आधुनिक काल का जो पूरा इतिहास हम पढ़ते हैं वो औद्योगिकरण का है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो मारवाड़ी लोग भी अपने व्यापारों के लिए जाने जाते हैं, तो मारवाड़ी पश्चिमी। फिर ऊपर हरियाणा का इलाका है, उधर की तरफ राजस्थान के ब्रज उत्तर प्रदेश का वो लगता हुआ इलाका है, तो वो जो क्षेत्र है मेवात, मेवाती। मालवी नीचे की ओर जो इंदौर तक जो हिस्सा आ जाता है, इंदौर में भी मालवी ही बोली जाती है मध्य प्रदेश में। और जयपुरी इधर की तरफ है पूर्व की ओर, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और उपबोलियां भी हैं, जैसे काशी का, जो कि काशी नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, काशी का, काशी, काशी यानी बनारस की जो बोली है, जो भोजपुरी की उपबोली मानी जाती है। और अंगिका, ये बोलियों वाले ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें बोली का दर्जा दिया जाए, जबकि ये है उपबोलियां, ठीक है जी। तो ये 18 बोलियां मानी जाती हैं और ये 5 उपभाषाएं। तो इन 18 बोलियों और इन 5 उपभाषाओं के समूह को हम हिंदी कहते हैं, ठीक है जी। तो हिंदी का मतलब खड़ी बोली हिंदी नहीं है, वो हिंदी का मानक रूप है। बाकी हिंदी का मतलब है 18 बोलियों का समूह, ठीक है जी। तो अब हम दोबारा इस पर आते हैं, अपभ्रंश। अब हमें देखना यह है कि किस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी, मतलब हिंदी की कौन सी उपभाषा और कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मागधी और अर्धमागधी के बारे में।
महाराष्ट्री का तो एकदम सीधा है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली मराठी, महाराष्ट्र की भाषा। आ जाइए मागधी और अर्धमागधी। मागधी किसे कहा जाएगा? मगध का जो इलाका था वहां की जो अपभ्रंश थी। तो मगध के इलाके को आजकल हम क्या कहते हैं? बिहार। ठीक है जी। तो एक तो बिहारी हिंदी, दूसरा बिहार से ही सटा हुआ इलाका है पश्चिम बंगाल, तो बंगाली, या जिसको बांग्ला भी कहते हैं, बंगला भी कहते हैं, बंगला। और फिर उसी से आगे है असम, असमिया, और वहीं उड़िया। तो ये होगी मागधी से, यानी बिहार और बिहार के आसपास के जो इलाके हैं। अब अर्धमागधी, यानी जिस पर मागधी का प्रभाव तो है, जो मागधी से जुड़ी हुई तो है पर पूरी तरह मागधी नहीं, आधी मागधी। तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है? अवध का क्षेत्र, जो इससे जुड़ा हुआ है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। तो पूर्वी हिंदी, ठीक है जी। अब आ जाइए सोरसेनी। सोरसेनी कौन सा इलाका है? जो पश्चिमोत्तर का इलाका है, यानी राजस्थान वगैरह वाला, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक ये जो इलाका है, इसे ये सोरसेनी अपभ्रंश का इलाका था। तो इसमें एक तो पश्चिमी हिंदी आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इसी में गुजराती भी आ जाती है। ठीक है जी। तो वो जो पूरा इलाका है जिसकी सीमा विदेशी आक्रांताओं के लिए खुली हुई थी, मतलब जो जिसको वो एक्सेस कर सकते थे, मतलब जो उनकी क्षेत्र में ऐसे आ जाती थी कि वहां से वो घुस जाए, तो वो पूरा इलाका सोरसेनी का है। ये याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि जिस इलाके ने शेरों की तरह विदेशी आक्रांताओं के हमलों का सामना किया, तो शेर शोर शेर ऐसे ध्यान रख सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है जी। सोरसेनी। तो कौन कौन सा इलाका है? नीचे गुजरात है, गुजरात का भी कुछ हिस्सा, फिर ऊपर राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा, हरियाणा का ठीक ठीक हिस्सा नहीं है लेकिन पंजाब से सटा हुआ ही, और हिमाचल का थोड़ा हिस्सा। तो हिमाचल में पहाड़ी हिंदी है, फिर पंजाब से इधर पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी और गुजराती वो। ठीक है जी। फिर आ जाइए इधर ब्राचड़ पर और पेसाची पर। अब टक से निकली है पंजाबी। पंजाबी गानों में मुख्यतः क्या होता है? पंजाबी गानों में या तो बंदूकें होती हैं, या गाड़ियां होती हैं, या लड़कियां होती हैं। मतलब पुराने पंजाबी गाने बहुत शानदार होते थे। मतलब मैं कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो ये कहते कि पुरानी चीजें ही अच्छी थी, ऐसा नहीं है। मैं खुद जब पुराने दौर का नहीं हूं तो ये बात कैसे कह दूंगा? तो कह ही नहीं सकते ना, या कम से कम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। परिवर्तन तो नियम है, वो होगा ही होगा। लेकिन पंजाबी जो पुराने गाने हैं वो कभी सुनिएगा आप, पंजाब का फोक म्यूजिक कभी सुनिएगा, वो गजब शानदार होता था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर है जब पंजाबी गानों में कुछ नहीं बचा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंदूकें, शोशेबाजी, लड़कियां, ये और धम 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 की आवाज, जैसे टक टक होता है ना, बस वही, मतलब बस एक ऐसी आवाज जो कानों में आ रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं, टक टक। ठीक है, पंजाबी याद रखने के लिए। अब केकय और ब्राचड़। केकय से निकली लहंदा, ये भी एक भाषा है,
और ब्राचर से निकली सिंधी। ठीक है जी। तो इस तरह अपभ्रंश के इन रूपों से ये भाषाएं या ये बोलियां निकली। सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, ब्राचर और महाराष्ट्री। इस संदर्भ में एक बोली और है जिसके बारे में, या एक रूप और है अपभ्रंश का जिसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, वो है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश एक भाषाविद हैं, बड़े भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि ये अपभ्रंश का एक अन्य रूप है, यानी जैसे ये रूप है उसी तरह ये भी अपभ्रंश का एक और रूप जिससे पहाड़ी हिंदी निकली। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि पहाड़ खिसकते नहीं हैं आसानी से। पहाड़ का स्वभाव होता है उसकी स्थिरता, तो पहाड़ आसानी से खिसकते नहीं, खस से याद रख लीजिएगा। लेकिन भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि ये अलग नहीं है। भोलानाथ तिवारी सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही खस अपभ्रंश को रख देते हैं, मतलब वो इसे सोरसेनी से अलग नहीं मानते। वो कहते हैं कि खस का ही एक रूप सोरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है जी। तो अगर कभी आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, अगर विकल्पों में खस अपभ्रंश है तब आप सही उत्तर खस को मानेंगे। लेकिन अगर विकल्पों में खस अपभ्रंश नहीं है तब आप सोरसेनी अपभ्रंश को उत्तर मानेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, अब हमने ये जो कुछ भी पढ़ा इससे संबंधित जो भी प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए उन पर चर्चा करते हैं। सोरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है या सोरसेनी से नहीं निकली। दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान रखिए, असत्य यानी जो गलत है उसका चयन करना है, सत्य का नहीं। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, ये गलत है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अब ये बड़ी विशेष किस्म की बात है, ये बड़ा मतलब स्पेसिफिक सी बात है ना, इतनी गहराई से हम पढ़ते नहीं और ना ही हमसे वैसे उम्मीद की जानी चाहिए इतनी गहराई से पढ़ने की, क्योंकि तब तो इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, कितना पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो हम पहले जो सामान्य से कथन है जो कि विद्यार्थियों का मूल पता होते हैं उनके आधार पर ही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। अर्धमागधी कोसल के आसपास विकसित हुई है। कोसल यानी कोसल किसे कहा जाता है? अवधि के क्षेत्र को। ठीक है जी। कोसल नरेश ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बात ठीक है, और ठीक तो हमें चुननी नहीं है ना, क्योंकि अवधि अवध का जो क्षेत्र है उसके आसपास ही तो अवधि विकसित हुई, और अवधि से पहले अर्धमागधी, क्योंकि अवधि क्या है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, तो ये बात ठीक है। राजस्थानी भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये बात भी ठीक है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है। तीसरी सदी के लगभग, ये बात भी हम मान सकते हैं, मतलब हालांकि पूरी तरह ठीक तो ये बात नहीं है कि तीसरी शताब्दी के आसपास, क्योंकि भरत मुनि ने ही जो विकृत शब्द थे उन्हें अपभ्रष्ट कहा था, और भरत मुनि का जो समय हम मानते हैं दूसरी शताब्दी तक वो हुए थे, दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक। ठीक है जी।
तो ये बात भी ठीक तो नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन एक बार देखते हैं कि अब देखिए हमसे कहा गया है कि असत्य कथन का चयन करना है, यानी जो गलत हो। तो अब जो सही है उन्हें आप विकल्पों में से हटा दीजिए, क्योंकि वो तो सत्य कथन हो गए ना। सत्य कथन हमें विकल्पों में से हटा देने हैं। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि जो उत्तर नहीं हो सकता उसे काटते जाइए, जिससे आपको थोड़ी स्पष्टता मिलती है उत्तर तक पहुंचने में। तो 3 और 4 उत्तर नहीं होंगे, हालांकि फिर तो इसमें से कुछ भी उत्तर नहीं हो पा रहा है। तो उस हिसाब से अब मान लीजिए कि चलो 3 को लेकर भी हमें उतनी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये भी थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन हमें ये पता है कि 4 एकदम ठीक है। राजस्थानी भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अब 4 कम से कम अगर हम हटा के देख लेते हैं, तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, 1 और 3। मतलब ये असत्य कथन है, तो हो सकता है कि ये गलत कथन हो। मतलब मुझे वैसे लगा हो कि सही है, क्योंकि ये प्रश्न के ना मैंने विकल्प ढूंढे नहीं, और उसका कारण सिर्फ इतना था कि कभी कभी ना ऐसा भी करना चाहिए कि भाई आप कई सालों में एक बार ऐसा करते हैं कि कुछ भी पूछ लेते हैं, बहुत घुस कर। जैसे इस बार ही एक प्रश्न पूछा गया था व्याकरण का, कि जो शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी की किसी एक पुस्तक जो कि इतनी चर्चित भी नहीं है, उसके अध्यायों का क्रम पूछ लिया गया था। तो अब हम उसके अध्यायों का क्रम थोड़ी ना याद करेंगे, और जो कि व्याकरण ग्रंथों में जो सामान्य क्रम होता है अध्यायों का, उसके अनुरूप भी नहीं था। तो इस तरह के प्रश्नों का बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत दबाव नहीं लेना है, ठीक है। वो होते हैं, वो हम कोशिश कर सकते हैं करने की। जैसे अब हमें ये पता है कि 1 उत्तर में होगा ही होगा और 4 उत्तर में बिल्कुल नहीं होगा, तो उस हिसाब से ए हमारा सही है, क्योंकि बाकी तो किसी में 1 है नहीं। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप लोगों के विकल्प बनाए जाते हैं ना, तो विकल्प इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि अगर प्रश्न बहुत मुश्किल हो तो विकल्प इस तरह बनाए जाते हैं कि अगर आपको उसमें से सामान्य कथन जो आपको आने चाहिए वो आते हैं, तो फिर आपका वो उत्तर सही हो जाएगा। जैसे इसमें भी आप इस बात को देख सकते हैं कि एक बड़ा सामान्य सा कथन है, ये तो बच्चों को पता ही होता है, और 4 सही है ये भी पता होता है। तो उत्तर में 4 नहीं होना चाहिए, 1 जरूर होना चाहिए, और ऐसा एक ही विकल्प है ए, ठीक है जी। अब इन बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? दिल्ली और उसके आसपास का, मेरठ, बिजनौर, ये पूरा इलाका, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो खड़ी बोली बिजनौर। बांगरू हरियाणवी का ही एक नाम है, बांगरू, जाटू, ये सब। तो करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, ये तमाम जिले जो हरियाणा के हैं उनमें हरियाणवी बोली जाती है। फिर ब्रजभाषा, आगरा, मथुरा, ये ब्रजभाषा का क्षेत्र हो गया, ठीक है जी। और सुल्तानपुर अवधी का क्षेत्र होगा, ठीक है जी। तो क्या उत्तर होना चाहिए? 4, 3, 5, 2, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है जी। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे खड़ी बोली पहले एक बोली का नाम था, हिंदी की 18 बोलियों में से एक बोली खड़ी बोली थी, लेकिन बाद में जब हिंदी के मानक रूप का प्रश्न उठा तो खड़ी बोली को उसके मानक रूप के रूप में स्थिर किया गया, या उसका चयन किया गया, या उसे मान्यता दी गई, उसे स्वीकारा गया। तब खड़ी बोली का मतलब क्या हो गया? जिसमें साहित्य की रचना होती है, क्योंकि जितने भी हमारे कवि हैं वो ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग करते रहे हैं। मतलब द्विवेदी युग से तो ऐसा हो ही गया, मतलब 20वीं शताब्दी में तो ये प्रचलन में आ गया
कि अब खड़ी बोली में ही आपको कविता और गद्य दोनों की रचना करनी है। तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, दूसरा खड़ी बोली एक बोली भी और हिंदी का मानक रूप भी है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली भी खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये बात भी ठीक है, शोरसेनी का जो उत्तरी रूप है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। खड़ी बोली में भी लोक साहित्य लगभग बोलियों में, हर बोली में लोक साहित्य होता ही है अमूमन। ठीक है जी। तो 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है। अब मान लीजिए कि आप कहें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस बोली का उद्भव शोरसेनी के किस रूप से हुआ है। तो इसका एक समाधान तो यह है कि आप दिशा देखिए। तो शोरसेनी अपभ्रंश का जो इलाका है वो गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात, राजस्थान, खड़ी बोली, ब्रज। तो उसमें खड़ी बोली किस दिशा में है, ऊपर की ओर है ना, और भारत में ऊपर की ओर उत्तर है, तो उत्तरी रूप हो गया। ठीक है जी। उसका दक्षिणी रूप कौन सा हो गया, या पश्चिमी रूप, उसका मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी रूप, इसलिए शोरसेनी को पश्चिमोत्तरी भी कहते हैं। तो पश्चिमी रूप राजस्थान वाला, उत्तरी रूप वो हो गया। लेकिन मान लीजिए इतना भी हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो विकल्प देख लीजिए। अब हमें ये तो पता है कि 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो इसमें कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं जिसमें केवल 1 और 2 उत्तर हो, और जिनमें 4 है वो तो हमें हटा ही देने हैं। तो उसके बाद एक ही विकल्प बचता है, सी। तो हम लोग ना कई बार केवल प्रश्न देखकर डर जाते हैं। अगर प्रश्न में हमें 2 कथन भी आते हैं तब भी इस बात की ठीक ठाक संभावना रहती है कि फिर कूट के आधार पर हम सही उत्तर चुन सके। इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की बोलियां पश्चिमी पहाड़ी। मध्यवर्ती कुमाऊनी, गढ़वाली, तो गढ़वाल मध्यवर्ती। मगही पटना, और गाजीपुर भोजपुरी। ठीक है जी। तो 3, 1, 4, 2 ए इसका सही हो गया। 3, 1, 4, 2। कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है इनमें से? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है। कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी भी है। मेवाड़ी मारवाड़ी की ही एक उपबोली है। मंडियाली राजस्थानी की बोली नहीं है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। मगही नहीं है। राजस्थानी, अब ये उपभाषाएं हैं, ये बोलियां हैं, इनकी हमें दोनों सूचियों को मिलाना है। राजस्थानी में इनमें से कौन सी आएगी? मालवी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएगी? कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी। तो 4, 3, 2, 1 ए इसका सही उत्तर है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आएगी? बुंदेली। पूर्वी हिंदी में मगही, माफ कीजिएगा, बिहारी में है वो, पूर्वी में बघेली। बिहारी में मगही, राजस्थानी में मेवाती। तो 2, 3, 4, 1 बी। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो एक बड़े साहित्यकार हुए जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, अमीर खुसरो, जिन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम कवि और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि,
ये दो अलग अलग बातें हैं। क्यों दो अलग अलग बातें हैं? क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का मतलब है कि हिंदी की एक जो बोली है खड़ी बोली, उसका पहली बार प्रयोग किस रचनाकार, किस कवि ने किया। और जब हम कहते हैं हिंदी का प्रथम कवि, तो जो हिंदी की 18 की 18 बोलियां हैं उसमें से किसी का भी या दो तीन के मिश्रण का भी प्रयोग किसने सबसे पहले कर दिया। तो जब हम कहते हैं खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, तो वो कौन है? अमीर खुसरो। और जब पूछा जाता है हिंदी का पहला कवि, तो वे हैं सरापा, जिनका समय राहुल संकृत्यायन 769 ईस्वी मानते हैं। और अमीर खुसरो का जन्म 1250, कई जगह 50, कई जगह 53, मतलब 13वीं शताब्दी के मध्य में होता है। ठीक है जी। तो अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खालिक बारी। उस ग्रंथ में इन्होंने अवधी का प्रयोग एक भाषा के रूप में किया था। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश नुमा ग्रंथ है जिसमें इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया है। तो उसमें अवधी का प्रयोग भी होता है, अवधी शब्द भी आता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से राम कुमार वर्मा, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में आया था, वो खुसरो को अवधी का प्रथम कवि मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। ठीक है जी। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी किससे निकली? अर्धमागधी अपभ्रंश से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताई भी है। यह बात गलत है। लरिया और खलताई छत्तीसगढ़ी के नाम है। तो जो हमारी किताब है ना, उसमें जो हिंदी का भौगोलिक विस्तार दिया हुआ है, तो उसमें अलग अलग बोलियों के शीर्षक से उनके बारे में 5-5, 6-6 या यथोचित बिंदु दिए गए हैं, उनकी विशेषताओं या उनके बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी। तो उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और इसमें मतलब मैं क्या ही पढ़ाऊँ आप लोगों को ना, इसमें मैं बता सकता हूँ। तो कक्षाओं में तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ मैं क्या ही बताऊँ, इसमें समझाने वाली चीज नहीं है ना कि किस बोली के क्या क्या नाम है। तो छत्तीसगढ़ी के नाम है लरिया और खलताई, ब्रज का नाम है अंतर्वेदी, अवधी का नाम कोसली, हरियाणवी का नाम बांगरू या जाटू, खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। तो ऐसे बोलियों के कई सारे अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है जी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, जिनकी बड़ी शानदार किताब है हिंदी साहित्य उद्गम और विकास, ऐसा कुछ करके उनका नाम है, संभवतः हिंदी साहित्य उद्गम और विकास। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। अब ये स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है। और ये जिक्र मैंने आप लोगों से किया भी कि जब भी हम एक उपभाषा वर्ग बनाते हैं, तो उसका आधार ही होता है कि कौन सी ऐसी बोलियां हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगर इनमें ठीक ठाक समानता है तभी तो इन्हें एक वर्ग में रखा गया। तो दूसरा जो कथन है वो ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये नाम केवल आप लोगों को उलझाने के लिए दिया गया। ये नाम नहीं भी होता तब भी ये कथन सही होता। ठीक है जी। तो कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो बनाफरी, खटोला। ये देखिए लरिया, खलताई, अब हमें ये पता है कि ये छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं। और जो भदोरी, बनाफरी, खटोला, ये बुंदेली की बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। ठीक है जी। तो ये भी वहीं पर दिया गया है आप लोगों को। ठीक है।
डांगी, माथुरी, ये नाम से स्पष्ट है कि ब्रज की उपबोलियां होंगी, मथुरा। ठीक है जी। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। वैषम्य यानी विषमता, यानी अंतर। ठीक है जी। तो ये जो आपका दूसरा ही टॉपिक है ना, हिंदी भाषा और उसका विकास में हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उसके अंतर्गत ही हमें जो 3 विभाषाएं, विभाषा किसे कहते हैं? ऐसी बोली जिसका दर्जा बोली से ऊपर उठ गया हो, क्योंकि उसमें साहित्य की एक समृद्ध परंपरा मिलती हो और जिसका थोड़ा वर्चस्व रहा हो बाकी बोलियों की तुलना में, लेकिन वो भाषा ना बन पाई हो। तो बोली से ऊपर दर्जा उठ गया लेकिन भाषा तक नहीं पहुंच पाया, तो उस हाई रैंक वाली बोली को हम विभाषा कह देते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः 3 विभाषाएं हुई, अवधि, ब्रज और खड़ी बोली। अवधि क्यों? क्योंकि राम काव्य और सूफी काव्य कितनी लंबी और समृद्ध परंपरा मिलती है। ब्रज क्यों? एक तो कृष्ण काव्य की परंपरा मिलती है, दूसरा पूरे रीतिकाल में ब्रज का ही प्रयोग हुआ और आधुनिक काल में भी छायावाद तक कवि ब्रज का प्रयोग करते रहते हैं। भारतेंदु युगीन कवि तो करते ही हैं, द्विवेदी युग में भी कवि ब्रज में भी कविताएं लिखते थे, खड़ी बोली में भी, और छायावाद में भी। खुद प्रसाद का भी एक संग्रह है ना, संभवतः उर्वशी शायद उस संग्रह का नाम है, मतलब मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, देख लीजिएगा, जिसमें उनकी ब्रज की कविताएं संकलित हैं। तो इसलिए इन 3 बोलियों की विशेषताएं हमें पढ़नी होती हैं। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। एकदम सही बात है, अवधि पूर्वी हिंदी है, ब्रज पश्चिमी हिंदी है। अवधि में अय औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अय औ के रूप में उच्चारित होते हैं। तो अवधि में ऐ औ का संध्याक्षर के तौर पर प्रयोग होता है, इस पर अभी आएंगे। अभी सबसे पहले ना कुछ आसान कथन ढूंढ लेते हैं। ये फिर भी थोड़ा सा ऐसा कथन हो गया जिसमें कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है। ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि ब्रज ओकारांत है। ये बात एकदम गलत है। ध्वनि के स्तर पर सारी बोलियों को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इसे याद रखने का तरीका एकदम आसान है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ब्रज की, मैया मोरी मैं नहीं। अब ये वैसे नहीं में तो बड़ी की मात्रा आती है, पर मैंने जब इस पंक्ति में देखा तो छोटी की मात्रा लगी हुई थी, शायद ब्रज के कारण या कविता में जो छंदों में जो मात्राओं वगैरह की गणना होती है, मुझे नहीं पता क्या कारण था। तो नहीं, खड़ी बोली में तो हम वैसे ही लिखते हैं बड़ी की मात्रा के साथ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है जी। और अगर खड़ी बोली में लिखते तो क्या लिखते? मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। अब ये अंतर देखिए, मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो ब्रज होती है ओकारांत, आयो गयो। खड़ी बोली है आकारांत, जहां जहां उसमें ओ की मात्रा आ रही है वहां वहां इसमें देखिए, यहां आ की मात्रा, यहां देखिए माँ। अच्छा, तो मेरी वाला हो जाएगा, हालांकि यहां तो नहीं कह सकते, लेकिन खायो खाया। तो खड़ी बोली और उससे मिलती जुलती, खड़ी बोली से बेहद मिलती जुलती है बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है जी, माफ कीजिएगा, बुंदेली कन्नौजी ब्रज से बहुत मिलती जुलती है, खड़ी बोली से बहुत मिलती जुलती है हरियाणवी और दक्षिणी। तो पश्चिमी हिंदी के भीतर भी 2 वर्ग हैं, अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। 2 सबसे महत्वपूर्ण बोलियां कौन सी है पश्चिमी हिंदी की? एक खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा। तो खड़ी बोली के गुट में है दिल्ली के आसपास का इलाका, हरियाणा, और दिल्ली से जो दक्षिण में गई दक्षिणी।
ब्रज के गुट में है बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है जी। तो ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों बोलियां ओकारांत है। फिर पधारो म्हारो देश, अब सामान्यतः हम क्या कहते, हमारे देश में पधारिए, लेकिन राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन क्या है, पधारो म्हारो देश। तो पधारो, पधारिए को पधारो, ओ म्हारो, हमारे को म्हारो, ओ देश। तो यानी राजस्थानी भी ओकारांत है। तो राजस्थानी भी ओकारांत है, राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियां। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी भी ओकारांत है, लेकिन खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी आकारांत है। ठीक है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ईकारांत है, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राम कहतू चलो, अवधि में इस तरह के प्रयोग बहुत होते हैं, वो ऊकारांत है। ठीक है जी। तो ओकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, अ, ई, उ। ठीक है जी। जो तीन ह्रस्व स्वर होते हैं ना, उनसे ध्यान रखिएगा। अ, ई, उ, इन्हें तीन मूल स्वर भी कहते हैं, तीन ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो अ से आकारांत, हरियाणवी, खड़ी बोली, दक्षिणी। ईकारांत भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों बिहारी हिंदी वाली। ओकारांत तीनों पूर्वी हिंदी वाली, और बची हुई ओकारांत। ठीक है, ये कुछ दो उदाहरणों से ही आपको, दो तीन उदाहरणों से ये बात याद रह जाएगी। पधारो म्हारो देश, ओकारांत राजस्थानी। तीन मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ। तो अ से आकारांत किसको हमने चुना, सबसे पहले कौन सी बोली अब आती है, खड़ी बोली, क्योंकि उसको मानक रूप में चुन लिया। सबसे पहले अ आता है, तो आकारांत खड़ी बोली, और उसके बहुत समीप के दो बोलियां, हरियाणवी और दक्षिणी। क्यों समीप की है, हरियाणा के हिस्से से ही दिल्ली का बहुत ज्यादा हिस्सा बना है अलग होकर, और दक्षिणी तो है ही खड़ी बोली का एक अन्य रूप। ठीक है जी। ईकारांत बिहारी हिंदी, उकारांत उ, अवधि, उससे ध्यान रख लीजिएगा। उकारांत पूर्वी हिंदी, और ओकारांत ये उदाहरणों से आपको ध्यान रह जाएगा, पधारो म्हारो देश, मैया मोरी मैंने माखन खायो। तो ध्वनि के स्तर पर अवधि उकारांत, जबकि ब्रज ओकारांत है। अवधि में शति पूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। अब ये एकदम टेक्निकल चीज हो गई। हालांकि शति पूरक दीर्घीकरण तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जब हम विभाजक लक्षणों की बात करते हैं, अपभ्रंश और हिंदी के। तो तीन विभाजक लक्षण हैं जो हिंदी को अपभ्रंश से अलग करते हैं: क्षतिपूरक दीर्घीकरण, तत्समीकरण और परसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति। ठीक है जी। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में वा प्रसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं मिलता। जैसे अवधि में जैसे लरिकवा, या जैसे मेरा नाम साहिल है तो साहिलवा बोल देंगे, ये प्रवृत्ति है। पूर्व में जैसे आप जाएंगे तो ये प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में ये नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी थोड़ी टेक्निकल चीज है। तो हम मान कर चलते हैं कि अगर बहुत गहराई से नहीं भी पढ़ा है किसी विद्यार्थी ने, लेकिन सामान्य ढंग से भी पढ़ाई की है, तो भी उसको ये पता होगा कि एक सही है, तीन गलत है। तो इसके आधार पर देखते हैं कि हम उत्तर तक कितना पहुंच पाएंगे। एक होना चाहिए, एक सभी में है। ठीक है जी। तीन जिसमें है वो गलत होगा, इसको हटा दीजिए, यानी ये तो उत्तर नहीं हो सकता। तो अब हमें देखना है कि 2, 4 और 5 में से किसी एक के बारे में हमें और पता चल जाए। ठीक है जी। तो दो सही है कि अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है, पैसा, भैया। ठीक है जी। जबकि ब्रज में ये ऐ औ के रूप में उच्चरित होते हैं। ठीक है जी।
और अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, ये बात भी सही है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। तो 1, 2 और 5 इसका उत्तर है। तो केवल अगर आपको 2 भी पता होता, जो कि लिखा हुआ है किताब में सीधा सीधा, ठीक है जी, तो अगर आपको 2 भी पता होता तो भी ये विकल्प और हट जाता, सी। तो ऐसे भी हम जब मान लीजिए हम पूरी तरह निश्चित नहीं है उत्तर हमारे लिए, हम किसी को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है, उस स्थिति में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जितने विकल्प हम हटा सके कम से कम उतने हटा दें, ताकि सही होने की संभावना बढ़ती जाए हमारी। ठीक है जी। मालवी का केंद्र क्या है? मालवी का केंद्र माना जाता है इंदौर। अब देखिए वैसे भी जयपुर जयपुरी, तो जयपुर को तो सीधा ही हटा दीजिए। जोधपुर किधर है? पश्चिम की ओर, मारवाड़ी, इसको भी हटा दीजिए। जबलपुर भी हालांकि दूर है, राज्य ही बदल जाता है वो तो उसको भी, वैसे भी इसका उत्तर फिर आप इंदौर ही पहुंचते घूम फिर कर। ठीक है जी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी अपभ्रंश यानी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आएगी? अवधी। मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी, मेवाती। ठीक है जी। तो अब ढूंढानी जयपुरी को कहा जाता है, जयपुर। मारवाड़ी कोटा, अजमेर, अलवर। मेवाती अलवर, मतलब अलवर मेवात से ये बहुत नजदीक के हिस्से अगर आप मानचित्र देखेंगे। हाड़ौती कोटा और मारवाड़ी अजमेर। ठीक है जी। तो 2, 1, 4, 3, तो ए इसका उत्तर है। अच्छा, हमें केवल इतना भी पता होता कि भाई ढूंढानी जयपुरी का दूसरा नाम है, जो कि मैंने बोला भी था और जो कि पुस्तक में भी ऐसे स्लैश करके लिखा हुआ होगा। तो ढूंढानी जयपुरी, हमें ये पता होता सी का 4 है, तो भी देखिए हम यहां तक तो पहुंच ही जाते कि सी का 4 यानी कि बी और डी में से उत्तर नहीं होगा, ए और सी में से ही होगा। ठीक है जी। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता था। अब एक बात बताइए, अर्धमागधी का संबंध किससे है? पूर्वी से। पूर्वी मथुरा के आसपास का इलाका क्या है? ब्रज का क्षेत्र। ब्रज पूर्वी है, पश्चिमी है। तो ऐसे आपको ना संबंध जोड़ना भी आना चाहिए चीजों में। अब आप प्राकृत की विशेषताएं नहीं याद करके जाएंगे परीक्षा में, उसे आप पढ़ लेंगे 2-3 बार, जिससे कुछ चीजें ध्यान भी रह जाएंगी, पर आप याद नहीं करेंगे। ज्यादातर विद्यार्थी नहीं करते हैं, लेकिन तब भी वो उत्तर सही कैसे कर लेते हैं? वो होता है कि पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल, जैसे हिंदी में प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रति धन उत्पन्न धन मति, मति यानी बुद्धि, प्रति यानी किसी चीज की प्रतिक्रिया में किसी चीज को तुरंत उत्पन्न करने की बुद्धि या क्षमता, प्रत्युत्पन्नमति। संधि से वो यण संधि हो जाती, ई और ऊ मिलकर यू बन जाता, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है जी। तो अब पूर्वी का हिस्सा मथुरा के आसपास नहीं होगा, है ना, वो तो पश्चिमी का होगा। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सोरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई, ये बात एकदम ठीक है। सीधे सीधे हमें पता भी है कि सोरसेनी, फिर अर्धमागधी, फिर मागधी, क्योंकि पश्चिमी, पूर्वी, फिर बिहारी। ठीक है जी। वो मानचित्र मैंने कहा था ना कि भाषा विज्ञान में मानचित्र का बहुत योगदान है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब 4 तो एकदम सही है। बताइए, इतना भी पता होना तो भी मामला बैठ जाता है कि 4 एकदम सही है, 2 है नहीं। स श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी नहीं,
जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते हैं ना, तो वो स का प्रयोग ज्यादा करते हैं, श और श का प्रयोग नहीं कर पाते। और वैसे भी आप मानकर चलिए इन दोनों का प्रयोग एक साथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण भी हम एक तरह से करते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो चाहे बिहारी क्षेत्र हो, इन दोनों ही क्षेत्रों के लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये आशिकी नहीं आशिकी बोलेंगे, ये शादी को शादी बोलेंगे, किसी का नाम अगर शेखर होगा तो शेखर, किसी का नाम शिखा होगा तो शिखा। तो ये स ही बोलते हैं श और श को। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि आपको पहले तीनों कथन नहीं आते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चौथा और पांचवा कथन तो आना चाहिए ना। तो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सीधी सी बात है कि भाई अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी की बोली अवधी बोली है। ये तो हमने बात की भी और ये बड़ी सामान्य सी बात है भाषा विज्ञान में। तो 5 तो उत्तर में होना ही चाहिए, तो बी तो केवल इससे कट जाता। फिर चौथा कथन देखिए, अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सोरसेनी के बीच की है, पश्चिमी सोरसेनी, फिर बिहारी एकदम इधर जो मागधी अपभ्रंश, बीच में पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, बस। तो ऐसे भी हम उत्तर ढूंढ पाते हैं, यानी एक सही है। और वैसे भी चारों ही विकल्पों में एक सही था, तो एक को लेके तो हमें सोचना ही नहीं था। तो देखिए जो सबसे मुश्किल बात इन्होंने इसमें दी कि अर्धमागधी का ज्यादा प्रयोग जैन आचार्यों ने अपने शास्त्रों की रचना में किया। जो सबसे मुश्किल बात थी, जो सामान्यतः विद्यार्थियों को नहीं पता होती, वो इन्होंने विकल्प के द्वारा आसान कर दी कि ये तो है ही सही, इसे मत देखो, एक तो सभी में है, आगे के कथन देखो। और आगे की कथन अगर आपको सामान्य जानकारी भी है इसकी तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है जी। इनमें से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? बांगरू यानी हरियाणवी। हिसार, इटावा, जालौन, अलीगढ़, हरियाणा में हिसार है तो हिसार। इटावा ब्रज का क्षेत्र होगा और जालौन संभवतः बुंदेलखंडी का क्षेत्र है जितना मुझे याद आ रहा है, और अलीगढ़ भी ब्रज का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। छत्तीसगढ़ी का संबंध है ही अर्धमागधी से, छत्तीसगढ़ी पूर्वी, पूर्वी अर्धमागधी, ठीक बात है। हेह वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, तो ये हमें नहीं पता। अच्छा, इसमें असत्य कथन चुनना है, तो ये तो ठीक है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। अब भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं में से एक भारत ईरानी है, जिसकी एक भाषा हिंदी है और हिंदी की एक बोली छत्तीसगढ़ी है, तो ये बात भी एकदम ठीक है। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है। अब यहां थोड़ा सा मामला फंस जा रहा है। हेह वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, और गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है। तो अब इसमें एक चीज देखिए, ये 2 कथन है, गोंड राजाओं और गोंडानी। तो इस बात से ना हमें ये समझ में आ रहा है कि गोंड राजाओं और गोंडानी कोई ना कोई संबंध तो था जो दोनों कथनों में आ रहा है। और हेह वंशी के बारे में ये कॉमन नहीं है दोनों में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद ये बात सही होगी कि गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, और ये संभवतः गलत हो, तो उत्तर बी होना चाहिए। हालांकि मतलब मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे नहीं पता, और ये पता नहीं कैसे उन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी की तो हमें विशेषताएं या उतनी गहराई से छत्तीसगढ़ी के बारे में पढ़ना भी नहीं होता। पर ये ठीक है, इतना तो उनका अधिकार क्षेत्र है ही। वो कुछ ऐसे प्रश्न 5 मान के चलिए 10 प्रश्न हर
प्रश्न पत्र में वो ऐसे पूछते हैं जो या तो बहुत मुश्किल होते हैं या इस तरह के होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है जी, लेकिन तब भी मैं एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करूंगा और हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें मैं इस पर जरूर बात करूंगा। ठीक है जी, फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बी इसका उत्तर है, हालांकि मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूं जिससे आप लोगों को याद रहे कि इसमें अभी हमें असमंजस, मतलब मुझे असमंजस है, आप लोगों को तो क्या ही। ठीक है जी, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी है? तो ये तो एक मतलब टेबल है, वो टेबल आपकी पुस्तक में, तो उसमें जो जो मतलब जो बोलियां हैं उनकी उपबोलियां दी हुई हैं। संभवतः टेबल नहीं, टेबल में क्षेत्र दिए हुए हैं और उस पुस्तक में क्या है कि जो जो आपकी बोलियां हैं उनकी उपबोलियां उनके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है जी, अब ये क्षेत्रों को आपको मिलाना है, बुलंदशहर, फतेहपुर, मंडी, इटावा। ठीक है जी, इटावा किस बोली का क्षेत्र है, फतेहपुर किस बोली का क्षेत्र है, मंडी किसका और बुलंदशहर किसका? बुलंदशहर में ब्रज और खड़ी बोली बोली जाती है, तो संभवतः इन्होंने बुलंदशहर को खड़ी बोली में रखा होगा। फिर फतेहपुर को संभवतः अवधी में रखा गया होगा, लेकिन इटावा में तो ब्रज, सिरमौरी, एक बार ये देखते हैं, ए का 3 इसमें है, इस तरह फतेहपुर का अवधि ये मान रहे हैं, ठीक है, जो कि माना जा सकता है। मंडी, सिरमौरी, ये मंडी संभवतः हिमाचल वाला है, तो हिमाचल में उपबोलियां होंगी हिमाचली की, हिमाचली को एक बोली मान लेते हैं या एक समूह मान लेते हैं जहाँ हिंदी के कई तरह के मिश्रित रूप चलते हैं। और इटावा उस हिसाब से उन्होंने कन्नौजी माना है। ठीक है, ये सी इसका उत्तर होगा। अब देखिए, मुझे केवल एक में स्पष्टता थी कि बुलंदशहर का खड़ी बोली होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी सूची है जो कि याद करनी होती है। जितने आप याद कर पाए उतना ठीक है, पूरी किसी को याद नहीं होती, तो लेकिन अगर आपको मुख्य मुख्य स्थानों के भी याद हो तो भी देखिए उत्तर तक पहुंचने में मदद मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा आप इस तरह से उत्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक संभावना रहती है उत्तर तक पहुंचने में। तो इटावा हो गया कन्नौजी, मंडी, सिरमौरी और फतेहपुर अवधी। ठीक है जी, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। मानकीकरण किसे कहते हैं? मानक करने की प्रक्रिया को। ठीक है जी, तो किसी भी भाषा के ना कई सारे रूप प्रचलित होते हैं। जैसे हिंदी के 18 तो सीधे सीधे हो गए बोलियों वाले रूप, फिर उसके अंतर्गत भी तो कई सारी उपबोलियां हैं ना, तो कितने सारे रूप हो जाते हैं किसी भी भाषा के। तब ये जरूरी होता है कि उसके एक रूप को औपचारिक प्रयोग के लिए स्थिर किया जाए, मान्य किया जाए। हालांकि भाषा कभी स्थिर होती नहीं है, भाषा का मूल स्वभाव है कि वो परिवर्तनशील होती है। जब मैं कह दे रहा हूं कि स्थिर, तब उसका मतलब महज इतना है कि उसे थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए और नियमों से स्थिर करने का प्रयास किया जाए। हालांकि फिर नियम टूटते, नियमों का अतिक्रमण होता ही है और फिर नए नियम स्वीकारे जाते हैं भाषा के व्याकरण में। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। तो जब भी किसी भी भाषा का हम मानक रूप तय करते हैं तो उसके कुछ कारक होते हैं जो इस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये जो आपके पाठ्यक्रम में पहली इकाई का तीसरा टॉपिक है ना, हिंदी के विविध रूप, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है हिंदी के प्रयोग के विविध रूप। चौथा, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बोली और मानक भाषा। तो उसके भीतर की चीज ये है, ये उससे जुड़ी हुई ये बात है। ठीक है जी, तो जब हम मानक भाषा
किसी भाषा के मानक रूप को तय करते हैं, कोई मानक भाषा बनाते हैं या उसका निर्धारण करते हैं, तब कुछ कारक होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, जिनमें भौगोलिक कारण भी होता है। भौगोलिक कारण कैसे कि कौन सी बोली किस तरह के भूगोल की है, इससे भी ये तय होता है कि वो मानक भाषा बन सकती है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर पहाड़ी क्षेत्र की बोली है, तो एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात कम होता है, क्षेत्र ज्यादा होगा लेकिन लोग कम होंगे, क्योंकि जीवन थोड़ा मुश्किल होता है। पहाड़ों पर बसावट उतनी घनी नहीं होगी जितनी मैदानों में होगी, तो उस बोली के मानक भाषा बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि उसे बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, पहला कारण। दूसरा, उसमें विकास कार्य उतनी आसानी से नहीं हो सकता जितना किसी मैदान की बोली के साथ संभव है। दूसरी बात भौगोलिक क्षेत्र में ही कि अगर कोई ऐसा भूगोल है जो कि राजनीतिक ताकत का केंद्र रहा है, हालांकि राजनीतिक कारण में आ जाएगा कि कोई ऐसी जगह जो राजनीतिक ताकत का केंद्र रही है, तो उस जगह की बोली क्या है, उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है मानक भाषा बनने की। तो जैसे दिल्ली राजनीतिक केंद्र रही है लंबे समय से, संभवतः 1911 में, जितना मैं याद कर पा रहा हूं, या इसके आसपास ही अंग्रेजों ने यह तय किया कि हमें दिल्ली को ही राजधानी बनाना है। उससे पहले मुगलों के समय में भी लंबे समय से दिल्ली ही राजधानी चली आ रही थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली की जो बोली थी, खड़ी बोली, वो ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि जो राजनीतिक केंद्र होता है अमूमन वहां व्यापार, शिक्षा, ये चीजें भी ठीक ठाक होती हैं, तो वो व्यापारियों की भाषा भी बन जाती है, वो अमूमन शिक्षा की भाषा भी बन जाती है। उसका प्रयोग साहित्यकार भी करते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य हमेशा जो प्रभुत्वशाली वर्ग रहा है, जो शासन चलाने वाला वर्ग रहा है, उसको रिझाना रहा है। एक वर्ग हमेशा रहा है साहित्यकारों में। आदिकाल में ये चारण थे, रीति काल में आकर फिर वो दरबारी कवि हो जाते हैं, तो ये होता ही है। ठीक है जी। तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, भौगोलिक ये कारण होते हैं जो किसी भाषा को मानकीकृत करने में अपना योगदान देते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एकदम ठीक बात है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक ही व्यक्ति दुनिया में हो तो भाषा की जरूरत ही नहीं है। भाषा की जरूरत तब पड़ती है जब एक से ज्यादा लोग हों और उनके बीच में संप्रेषण की जरूरत पैदा हो। मान लीजिए एक जगह पर 10-15 लोग रहते हैं, अब मेरे मन में कोई बात चल रही है, मैं किसी से कहना चाहता हूँ, या कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, या मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, मैं उससे सहायता मांगना चाहता हूँ। तो इन तमाम स्थितियों में मुझे कोई एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसके जरिए मैं अपने भावों या विचारों को उस तक पहुंचा सकूं, और वो माध्यम ही भाषा होती है। तो भाषा बनती ही समाज के कारण है, समाज में है, समाज के द्वारा ही संचालित होती है और समाज के द्वारा ही परिवर्तित होती है। तो भाषा एक सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, ये बात सही है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण ऐसा नहीं है। मतलब अमूमन तर्क अभिकथन में जब बेहद एब्सोल्यूट ढंग से कोई बात कही जाती है ना कि यही है या एकमात्र यही है, अगर वो तथ्यात्मक रूप से ठीक है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो सामान्यतः वो कथन गलत होता है, क्योंकि ये अलग अलग भाषा के संबंध में ये बात लागू होती है कि कौन से कारक ने ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया उस भाषा के विकास में। और सामान्यतः राजनीतिक कारक बहुत बड़ा कारक होता है,
और आर्थिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक। सामाजिक भी होता है लेकिन वो सबसे सबल नहीं होता। तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है जी, सी इसका उत्तर होगा। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। ये बात एकदम ठीक है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र की भाषा को, नेशनल लैंग्वेज को। राष्ट्र की भाषा यानी राष्ट्र के ज्यादातर लोगों के द्वारा प्रयोग होने वाली भाषा, और ऐसी भाषा जो उन लोगों के सुख दुख की, उनके उत्सवों की, उनके सपने, उनके संघर्षों की भाषा हो, जिसने उस समाज के विकास में योगदान दिया हो। जैसे हिंदी, जब स्वाधीनता आंदोलन हुआ तो उसमें हिंदी का बहुत योगदान रहा, तो वो एक राष्ट्रभाषा होने का अपना एक जो प्रतिमान है, या एक जो शर्त है, या एक जो कसौटी है, उस पर खरी उतरती है कि भारतीय समाज के विकास में, या भारतीय समाज के आजाद होने में, स्वतंत्र होने में जिस भाषा ने उस संघर्ष में बहुत साथ दिया वो हिंदी थी। तो कुछ मानक, कुछ शर्तें बनाई गई हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि अच्छा, जो भाषा इन पर खरी उतर रही है उसे राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। जिसमें एक है कि उस राष्ट्र के ज्यादातर लोगों द्वारा वो बोली जाती है, बहुसंख्यक आबादी द्वारा। दूसरा, ये बहुसंख्यक आबादी बिखरी हुई हो, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे एक देश है उसमें केवल एक हिस्सा ऐसा जिसमें ज्यादातर लोग रहते हैं, वहां वो भाषा बोली जाती है और बाकी हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो एक जगह सिमटी हुई ना हो, बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों में भी लोग उसे समझते हों। दूसरी बात, वो वहां की संपर्क भाषा हो। संपर्क भाषा यानी जब दो अलग अलग भाषा भाषी लोग मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे की भाषाएं नहीं आती, तब वो किस भाषा में संपर्क करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो इसे बहुभाषीयता कहा जाता है। यानी जब किसी देश में एक से अधिक भाषाएं प्रचलित होती है तो वहां हम कहते हैं कि यह बहुभाषिक स्थिति है, यह बहुभाषीयता है। बहु यानी एक से अधिक, भाषीयता यानी भाषा के प्रयोग की अवस्था। ठीक है जी। तो बहुभाषीयता वाला देश भारत है, बहुभाषिक राष्ट्र है। भारत के तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ही हमने 22 भाषाओं को शामिल कर रखा है। तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ये स्थिति कभी ना कभी पैदा हो, और बहुत बार पैदा हो, कि दो अलग अलग भाषाओं वाले लोग मिलें और उन्हें एक दूसरे की भाषा ना आती हो। जैसे एक तमिलनाडु और एक पंजाब का व्यक्ति मिल जाए, अब पंजाब वाले को तमिल ना आती हो और तमिलनाडु वाले को पंजाबी ना आती हो, तब वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कसौटियां निर्धारित की जाती हैं। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। ये बात एकदम ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। वैसे तो राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा, तो किसी राष्ट्र में जितनी भी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है वो सब उस राष्ट्र की भाषाएं ही तो हो गई। तो यानी किसी देश में बोली जाने वाली सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। लेकिन जब बहुत सारी भाषाएं हैं तो आपको ऑफिशियली, औपचारिक रूप से किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना होता है। जैसे घर में रहने वाले सारे सदस्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको किसी एक को घर का मुखिया तो बनाना पड़ेगा ताकि सुचारू रूप से चीजें चले। तो इसी तरह एक को राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगा। तब आप किसको राष्ट्रभाषा बनाते हैं? जो वहां की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम हो। तो ये वही जो कसौटियां हैं उन्हीं में से एक ये भी होती है। ठीक है जी। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा था? तो इस पर
ऐसा करते हैं कि अगली कक्षा में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो हाँ, आगे जितने भी प्रश्न हैं, चाहे ये हो सार्वदेशिक व्यापकता के संदर्भ में, चाहे कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची, तो ये एक नया टॉपिक है जिस पर हम ऐसा करते हैं कि कल की कक्षा में बात करते हैं, क्योंकि पहले एक ओवरव्यू सा ले लेंगे इस टॉपिक का और फिर इसके प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आज हमने जो बातचीत की उसे हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पूरा करते हैं। कल की अब हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम आगे अपनी बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है या हिंदी हिंदुस्तानी के संदर्भ में जो बातें कही गई, या कैसे कुछ संस्थाओं ने हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया और देवनागरी लिपि को लेकर क्या स्थिति रही, इन तमाम पक्षों पर हम पहले हल्की फुल्की बात कर लें, जैसे आज भी हमने थोड़ी बात की, और फिर हम इससे संबंधित प्रश्नों पर बात करें। और जो एक प्रश्न था इसमें मुझे दुविधा थी, उसे भी मैं एक बार देखूंगा और फिर कल हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।